गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम हिस्ट्री के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा मानना है कि हिस्ट्री एक काफ़ी जटिल विषय है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हिस्ट्री हमें जटिल क्यों लगता है। तो आज हम हिस्ट्री का 0 लेवल से शुरू करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री के विषय में नहीं जानता हो या कम जानता हो, तो आज हम उसे भली भांति अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा उसे बताएंगे कि हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल आसान है। उसके कुछ पैटर्न या कुछ मुख्य बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें ताकि हम हिस्ट्री को भली भांति समझ पाएं। इसलिए आज हम हिस्ट्री को 0 लेवल से शुरू करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज के समय तक हम बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, उसको कैसे इजी वे में पढ़ें। क्योंकि स्टूडेंट को हिस्ट्री पढ़ने या सही तरीके से समझने के लिए उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम को समझना होता है। वो अपने लेसन को समझ पाए कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो आइए हम आज बात करेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले ये जानें कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। हिस्ट्री इतिहास कहते किससे हैं, तो आप कह सकता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि पहले के राजा कैसा था, पहले का राजतंत्र कैसा था, पहले कैसा वेशभूषा हुआ करता था। अर्थात आप कह सकते हैं सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सभी का निरंतरता और परिवर्तन ही इतिहास कहलाता है। आइए हम इसको एक वाक्य में बांध। जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और धार्मिक जीवन का निरंतरता, मतलब पहले से जो चलते आ रहा धर्म के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में क्या वो चीजें आज भी चल रही है, तो उसको निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस कहते हैं। और उसमें हुआ बदलाव परिवर्तन कहलाएगा। तो अर्थात आप सीधे से एक वाक्य में आप कह सकते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन और निरंतरता का अध्ययन जो लिपिबद्ध किया गया है उसे इतिहास कहते हैं। तो चलिए आइए आज हम बात करेंगे कि हमारे पृथ्वी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और वहां से लेकर आज तक की हम बात करेंगे। और सभी अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ कि आज हम पूरे इतिहास का एक आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने से क्या होगा, जैसा आप समझ पा रहे हैं कि अगर किसी गांव के विषय में जानना है तो वहां समस्त लोगों को जानना कंपलसरी नहीं है। वहां की कुछ प्रमुख चीजों, प्रमुख व्यक्तियों को जान जाइए तो आप उस क्षेत्र के संपूर्ण जानकारी कर पाएंगे। तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि इतिहास को अगर जानना है तो पहले एक आउटलाइन ले लें। आउटलाइन नहीं रहने के कारण ही हम लोग इतिहास सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या पढ़ने में फिर इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। यही रीजन है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि जब तक किसी भी स्टोरी का या किसी भी कहानी के आप नायक, खलनायक या किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो वो स्टोरी ना सुनने में ना देखने में किसी में भी मजा नहीं आता है। तो इसलिए किसी भी आप देखे होंगे कि जैसे सिनेमा वगैरह में ये सब दिखाया जाता है कि मूवी को दिखाने से पहले एक कास्टिंग दिखाया जाता है कि इसमें नायक कौन है, खलनायक कौन है, अहम रोल कौन किया है ना। तो ये सब देखने के बाद हमको उस मूवी में देखने में इंटरेस्ट आ जाता है। उसी प्रकार हम आज आपको हिस्ट्री का आउटलाइन देंगे जिससे आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा जान चुके होंगे, तो उस चीज को सही तरीके से पढ़ने और लिपिबद्ध करने में काफी सहयोग मिलेगा। तो इसलिए आज हम आपको संपूर्ण हिस्ट्री का एक आउटलाइन देंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे इतिहास को पढ़ा जाए।
तो आइए, जब ये आप समस्त आउटलाइन को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको बारी बारी से, जैसे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पहला वीडियो दिया जाएगा, दूसरा आपका पाषाण काल, तीसरा आपका हड़प्पा दिया जाएगा, उस प्रकार करके फिर आपका प्राचीन भारत का वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके बाद मध्य भारत का, उसके बाद आधुनिक भारत का। मतलब आप हमारे साथ बने रहें, आप मेरे आउटलाइन को सही तरीके से समझें, हम आपको बारी बारी से समस्त वीडियो बना के देंगे। ये हिस्ट्री आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको 0 लेवल से इतिहास सिखाया जाएगा कि आप इसको कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, मतलब पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति होने के बाद उस पर जीवन कैसे आया, उस समय को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जाने पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास में, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो होता है उसका 5 महाकल्प होते हैं। ये चीजें आपको पढ़ना होगा, ये 5 महाकल्प होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला आपका दिखाया गया है प्री पैलियोजोइक, पहला आपको दिखाया गया प्री पैलियोजोइक, जिसमें जीवन नहीं था। उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। उस समय केवल राजस्थान में जो दिखाया गया अरावली पर्वत का उद्भव हुआ है। अर्थात तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत का उद्भव कब हुआ है, तो आप कह सकते हैं प्री पैलियोजोइक में अरावली पर्वत का उद्भव हुआ है। उसके बाद वाले काल को, कालांतर जो दिखाया जा रहा बारी बारी से, उसके बाद वाले काल को प्रथम युग के रूप में जाना जाता है, जिस समय वायुमंडल का निर्माण हुआ, विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ जो मध्य भारत में है, ये समुद्र में रेंगने वाले जीव का निर्माण हुआ है, और पत्तेहीन पौधे, कोयले इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो जब हम केवल पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास दिखाएंगे, तब आप उस समय देख पाएंगे कि और भी चीजें क्या क्या उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि ये प्री पैलियोजोइक कल्प जो दिखाया जा रहा है इसमें कुछ शक होते हैं, मतलब इसके बीच में भी कुछ कुछ काल दिखाया गया है। उस सभी काल का विश्लेषण हम पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास वाले वीडियो में करेंगे। तो आज तो हम केवल आपको एक आउटलाइन दे रहे थे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और थोड़ा सा जान पाएंगे कि किस चीज का उत्पत्ति कब हुआ है। तो चलिए, पहला तो आप देख ही रहे होंगे कि प्री पैलियोजोइक काल में अरावली पर्वत का उद्भव हुआ है, जो राजस्थान में अवस्थित है। उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं हुआ करता था। दूसरा आप देख पा रहे होंगे प्री पैलियोजोइक, इसको प्रथम युग के नाम से जाना जाता है। इस समय वायुमंडल का निर्माण हुआ था, विंध्य पर्वत जो मध्य भारत में है उसका निर्माण हुआ था, समुद्र में रेंगने वाले जीव का निर्माण हुआ था, पत्तेहीन पौधे का निर्माण हुआ था, कोयले इत्यादि का निर्माण किस काल का श्रेय जाता है? प्री पैलियोजोइक में। आप तीसरा देखेंगे मेसोजोइक महाकल्प जो है, उस समय स्तनधारी जीव का निर्माण हुआ। आप डायनासोर के नाम सुन चुके होंगे। डायनासोर का निर्माण, दक्कन का पत्थर जिसको संसार की छत के नाम से जाना जाता है, उसका उत्पत्ति, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत इत्यादि का निर्माण सब मेसोजोइक महाकल्प में हुआ है। उसके बाद वाले काल में आप देखेंगे सेनोजोइक महाकल्प, जिस समय नाम सुनेंगे घोड़ा, हाथी, ये तीनों हिमालय जो दिखाया गया है, जो वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वायु हिमालय, ये सभी का निर्माण किस काल में दिखाया गया है? सीनोजोइक महाकल्प में दिखाया गया है। उसके बाद आप पढ़ेंगे नियोजोइक, ये सबसे अंतिम महाकल्प है जो नियोजोइक है। नियोजोइक में आप देख पा रहे होंगे आधुनिक मानव एवं उड़ने वाले पक्षी का उद्भव हुआ और हिमयुग की समाप्ति हुई। ये मतलब आप कह सकते हैं कि नियोजोइक में आपका आधुनिक मानव का एवं उड़ने वाले पक्षी का निर्माण यहाँ आके हुआ है आपका नियोजोइक में। अर्थात पहला वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें आपको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास लगभग
40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। उस वीडियो में आप समस्त तरीके से समझ पाएंगे कि पैलियोजोइक में प्रथम युग कहा गया, कब वायुमंडल का निर्माण हुआ, कब विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ, समुद्र का निर्माण। ये तो एक आउटलाइन था, इसलिए हम आपको दिखाए हैं कि प्री पैलियोजोइक में हुआ है। लेकिन प्री पैलियोजोइक का भी 2-3 पार्ट होता है, जिसे आप देख पाएंगे कैम्ब्रियम, ऑटोकैडियम, सिल्यूरियन, इस प्रकार का बहुत सारे पार्ट इसके बीच में होते हैं। तो वो पार्ट हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब आपको पढ़ना होगा ये काल जब खत्म हो जाती है उसके बाद शुरू होती, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे आधुनिक मानव का उत्पत्ति हो चुका है। अब यहाँ के बाद वाले काल को पाषाण काल कहा गया है। मतलब यहाँ के बाद आपको पाषाण काल से पढ़ना होगा कि पाषाण काल क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पाषाण काल मुख्य रूप से 3 पार्ट में दिखाया गया है, एक और जोड़ा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप पढ़ेंगे कि 3 काल ही दिखाया गया है। पहला आपका होता है पूरा पाषाण काल। पहला जो आपको दिखाया गया पूरा पाषाण काल है। अब पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो एक तो आप पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण, दूसरा आपका होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, ये तीसरा आपका मध्य नहीं नव पाषाण काल होगा, नव पाषाण काल। तो पहला पाषाण काल का पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण। दूसरा आपको पढ़ना होगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आप देख पाएंगे कि पहले कहाँ लोग निवास करते थे, कैसे वो लोग घर बसा के रहने लगे, पहले वो लोग कैसे रहते थे, कैसे खेती करने लगे। ये सब चीजें जब हम पाषाण काल पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि इस काल में लोग कहाँ पहले रहते थे, उस समय प्रमुख चीजें क्या था, आग का उत्पत्ति कहाँ हुआ, पशुपालन, कृषि, ये सब चीजें आपको दिखाया जाएगा। पहले लोग कैसे घर बना के रहते थे। आप लोग सुने होंगे कि पहले आपका गर्तावास बना के, गर्तावास मतलब गड्ढे वाले घर में रहा करते थे। तो ये सारी चीजें आपको पाषाण काल में सिखाया जाएगा। पाषाण काल के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, लास्ट में आपको ताम्र पाषाण भी दिखाया जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि पाषाण काल का मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एक लास्ट में जोड़ा गया है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा गया है कि उस समय के लोग तांबा का प्रयोग करना सीख गए थे। तांबा अर्थात आप समझ सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के विषय में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विषय में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक चला है। इसमें आपको मुख्य रूप से देखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक चला है, जिसे आप कह सकते हैं कि 1921 ईस्वी एवं 1922 ईस्वी ये काफी उपयोगी समय रहा है, क्योंकि इस समय दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई किया गया। उसके बाद 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, जिन्हें आप राखलदास बनर्जी कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्रमुख योगदान ये दोनों व्यक्ति का रहा है। जो पहला है दयाराम साहनी, दूसरा आपका है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार हड़प्पा के विषय में एक संपूर्ण वीडियो आपको बना के दिया जाएगा, जिसमें आप हड़प्पा को भली भांति समझ पाएंगे कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, हड़प्पा कितना बड़ा शहर था, हड़प्पा के लोग कैसे थे। अर्थात आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा का जो नगर था, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता था जिसे कांस्य युगीन कह सकते हैं। हड़प्पा के समय में लोग कांस्य युगीन पहुंच चुके थे, जिसका जो लगभग 13,96,000 इसका क्षेत्रफल, हड़प्पा का क्षेत्रफल हम बताना चाहेंगे 13,96,000 किलोमीटर स्क्वायर में था। हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर था जिसका क्षेत्रफल 13,96,000 किलोमीटर स्क्वायर था, जो काफी दूर तक के फैले हुई थी। उस समय के लोग शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार से आपको बारी बारी से पूरे डिटेल्स हड़प्पा को दिखाया जाएगा। अर्थात तीसरे वीडियो में आपको यह दिखाया जाएगा हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा 1750 तक के ही चला। उसके बाद आपका हमको यहाँ पढ़ना होगा, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आ गया। अर्थात वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के बाद हमको प्राचीन भारत पढ़ना होगा। प्राचीन भारत में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक फिगर बनाया गया है त्रिभुज पर हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि हड़प्पा प्राचीन भारत कैसे चला, उनमें कौन कौन काल आए, उनका कौन कौन राजे बने। ये सभी का आपको बारी बारी से एक एक वीडियो बना के दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि वैदिक काल एक ऐसा काल था जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक के ये चला। इस समय ऐसा कोई खास साधन नहीं हुआ करता था। इस समय मुख्य रूप से ना कोई पैसा हुआ करता था, ना कोई राजा हुआ करता था, ना कोई सेना हुआ करता था, ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। अर्थात आप कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को वैदिक काल कहा गया है, क्योंकि उसी समय ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब जो भी वेद बनाया गया है उसी समय बनाया गया था, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल ही कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि उसका दूसरा, ये पहला आपका हो गया प्राचीन भारत में, ये दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल हो गया, तीसरा आपका, आइए हम प्राचीन भारत को आपको बारी बारी से सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना होगा। तो प्राचीन भारत का सबसे पहला आपका वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल में 2 काल आता है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद तीसरा आता है महाजनपद। महाजनपद को आप कह सकते हैं कि द्वितीय नगरीकरण किया गया उस समय। पहला नगरीकरण आपका हड़प्पा सभ्यता देख पा रहे होंगे। हड़प्पा का जब पतन हुआ उसके बाद ही ये प्राचीन भारत, हड़प्पा का पतन होने के बाद ही आप देख पा रहे होंगे कि वैदिक काल शुरू हुआ है। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये दोनों काल में कोई खास नहीं रहा। अब उसके बाद के बाद वाले काल को हम बताएंगे महाजनपद। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये याद करवाते हैं कि प्राचीन भारत में आप कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप बोलेंगे कि पहला वैदिक काल में 2 काल आता है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद महाजनपद, उसके बाद शीर्ष पर चले जाइए मौर्य काल, मौर्य से फिर नीचे उतरिए तो आप देख पा रहे होंगे मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। अर्थात इस ट्रेंगल के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस समय का जीवन यापन कोई खास नहीं रहा। उसी प्रकार इससे थोड़ा सा उच्च जीवन स्तर यहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ आइए महाजनपद पीरियड में। इस समय महाजनपद में लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा, जिसके कारण
उत्पादन अधिशेष हो गया, मतलब वो खाने से अधिक उत्पादन होने लगा, तो लोग धीरे धीरे सुखी संपन्न होने लगे। एवं महाजनपद को सूत्रकाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म, लगभग धर्म का उदय यहीं से शुरू होता है, महाजनपद पीरियड से। अब आगे आप पढ़ेंगे, महाजनपद पीरियड से शुरू होता है, जो लगभग 600 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी पूर्व चलता है। उसके बाद यहाँ का आप देखे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग सीरियल में देखते होंगे, तो यही मौर्य काल की बात किया जा रहा है, जो 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चला था, जिनका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और उसके बाद मौर्योत्तर काल देख रहे होंगे, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत में राजा का सबसे अच्छी स्थिति यही हुआ था, जो सबसे ऊंचा है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, राजा की स्थिति वैसे वैसे अच्छी होती जाती है, और जैसे जैसे ये नीचे उतरेगा वैसे वैसे राजा का शासन व्यवस्था कमजोर, मतलब राजा कमजोर होते जाता है। अर्थात आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो राजा है सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये राज करते थे। अर्थात अब आप यहाँ देख लिए होंगे कि प्राचीन भारत में आपको यही पढ़ना होगा। अब आपको बात करेंगे मध्यकालीन भारत का। यहाँ के बाद आपका ये खत्म हो जाता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है, जिसमें अरबों का शासन लगभग 700 ईस्वी पूर्व होता है। अरबों के उस समय अरबों का शासन कोई खास नहीं रहा, अरबों का आक्रमण कोई खास नहीं रहा, इसलिए उस समय भारत में राजपूत वंश का राजतंत्र चला करता था, जो देख पा रहे होंगे 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक ये चला। उसके बाद राजपूत वंश के बाद आप देख रहे होंगे सल्तनत वंश आ गया। सल्तनत वंश के बाद आपका विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 1326 से लेकर 1485 तक के चला। अगला आप देख रहे होंगे मुगल वंश, जो आप लोग बहुत सारे टीवी सीरियल में देख रहे होंगे, जितना भी ये सभी मुगल वंश में आते हैं। मुगल वंश लगभग 1530 से लेकर 1526 तक के चला। तो आपको देखना होगा कि कोई खास ये नहीं है, आप यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत आप कह सकते हैं कि लगभग 1453 ईस्वी ये एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस समय से ही लोग पुनर्जागरण, मतलब फिर से जगे। इसके पहले मतलब मध्यकालीन भारत में तो सब डार्क एज कहा जाता है, क्योंकि उस समय अंधकार का युग था। आपको हम आगे एक मॉडर्न हिस्ट्री का आउटलाइन जब देंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मध्यकालीन भारत को डार्क एज कहा गया है, मतलब अंधकार का युग क्यों कहा गया है। ताकि इसकी थोड़ी सी हम चर्चा आपको करते हैं कि सबसे लगभग 1453 ईस्वी तक, इसके पहले तक आप देख पा रहे होंगे कि डार्क एज कहा गया था। क्यों? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर ईसाइयों का राज था, और ईसाइयों का हेड पोप हुआ करता था, जो इटली के कुस्तुनतुनिया में रहा करता था। इटली की राजधानी है रोम, और रोम एक बहुत बड़े क्षेत्र था, जिसके पूर्वी क्षेत्र को कुस्तुनतुनिया कहा गया था। वहीं पोप निवास करते थे। तो लगभग 14 पोप का कहना था कि हम ईश्वर का, भगवान का दूत हैं। हम जो कहते हैं वह भगवान का कहा हुआ मानो। अर्थात उस समय लोग खुद अपनी आंखों से न देखकर केवल पोप के बात के आधार पर ही वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उस काल को डार्क एज कहा गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी के समय में लगभग इस्लाम काफी आगे आ गया था, और इस्लाम
इस्लामिक धर्म मतलब इस्लामी लोग ने कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया 1453 में और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। उसी समय से आधुनिक भारत शुरू हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुस्तुनतुनिया का विजय हो, कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, कुस्तुनतुनिया का कैसे पतन होता है, आधुनिक भारत की कैसे शुरुआत होती है। मतलब 1493 से लेकर हम आपको दिखाएंगे 1961 तक, देश आजाद होने तक हम आपको दिखाएंगे। 1961 में हमारा देश 100% आजाद हो जाता है, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद तो जरूर हुआ है, लेकिन 1961 तक गोवा पर किसी दूसरे का शासन था, पुर्तगालियों का शासन था, जो 1461 में जाता है। तो अर्थात हम आपको 1453 से लेकर 1961 तक के अगले वीडियो में दिखाएंगे। पूरे एक आउटलाइन दें, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का एक आउटलाइन देंगे, जिसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री को सही तरीके से समझ पाएंगे। और उसके बाद इसकी वीडियो बारी बारी से आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको निश्चित रूप से एक एक वीडियो करके देंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी एवं यूजफुल होगा। लेकिन आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी तैयारी के लिए वीडियो भी डिपेंडेंट ना रहें, इसके साथ साथ बुक भी पढ़ें। ये वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ने वाले होंगे उसकी कुछ जानकारी आपको पहले से ही आ चुका होगा इस आउटलाइन से, और इसके वीडियो से भी दिखाया जाएगा। इसलिए आइए हम फिर से एक रिकॉल करते हैं और आपको पुनः फिर बताते हैं ये सारी चीज़ें फिर से एक बार। सबसे पहले आपको दिखाया गया था भूगर्भिक इतिहास। जो भूगर्भिक इतिहास कोई खास नहीं है, लेकिन लोगों को इतिहास जानने के लिए जरूरी है कि हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है। अर्थात पहले आप कहेंगे भूगर्भिक इतिहास पढ़ना होगा। भूगर्भिक इतिहास के बाद आप लोगों को पाषाण काल पढ़ना होगा। पाषाण काल के लिए आपको अलग अलग से वीडियो दिखाया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो दिया जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कब से कब चला, उसका पतन कैसे हुआ, पतन के पीछे क्या क्या कारण है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में कैसे कैसे कौन कौन वंश राजा बना, कौन कौन काल चला, कौन कौन राजा बना, कुछ इसमें आपको बारी बारी से हम दिखाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण राजा का नाम देंगे, कुछ महत्वपूर्ण वंश का नाम बताएंगे, जो परीक्षा के लिए आपके काफ़ी उपयोगी होगा। उसके बाद प्राचीन भारत के बाद आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत में आप देख पा रहे होंगे कि मध्यकालीन ये कोई खास नहीं है, क्योंकि ये इसमें एक डार्क एज है। फिर भी हम लोगों के इतिहास को संपूर्ण जानकारी के लिए कुछ न कुछ से जानना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपका आधुनिक भारत का, कि आधुनिक भारत का उद्भव कैसे हुआ है। और अगले वीडियो में हम आपको पूरे 1453 से लेकर 1961 तक, मतलब 100% देश आजाद होने तक एक वीडियो देंगे। वीडियो जिसमें मॉडर्न इतिहास अर्थात आधुनिक भारत का एक आउटलाइन होगा, जो आप भली भांति पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको वारी वारी से एक पार्ट वाई वीडियो दिया जाएगा। अर्थात आप आज की इस वीडियो से सीख गए होंगे कि इतिहास आप कहाँ से शुरू करेंगे, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, एक कर्म से कैसे पढ़ें, उसको कर्म से कैसे बनाए रखें। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों से आशा किया जाता है कि आप इस वीडियो को देखकर आप अपने कोर्स को सही तरीके से चला पाएंगे। धन्यवाद।